हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका सब्जेक्ट कोड है BP703T। तो हम लोग देखेंगे आज क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फार्मेसी प्रैक्टिस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमेशा। यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको अगर आप करके जाएंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे और यह क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म क्लिनिकल फार्मेसी, गिव इन डिटेल्स वेरियस फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है या क्या रोल प्ले करता है, सब हम लोग देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसमें मेडिकल हेल्थ में। तो बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं क्या है, बोला है कि डिफिनेशन क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी का डिफिनेशन क्या है। तो क्लिनिकल फार्मेसी होता है क्या, तो हम लोग सिर्फ इसी तरीके से देख लेते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी होता है क्या। तो क्लिनिकल फार्मेसी बोल रहा है कि हेल्थ साइंस डिसिप्लिन, एक मतलब एक जो हेल्थ केयर का एक साइंस का एक डिसिप्लिन संस्था है, मतलब एक संस्था है जिसमें क्या बोलते हैं कि फार्मासिस्ट जो है रोल प्लेस करता है और पेशेंट का केयर करता है। इसमें मेन रोल क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है। इसमें पेशेंट का केयर करता है, तो देखभाल करते हैं पेशेंट की। और फार्मासिस्ट जो है डायरेक्ट पेशेंट से इन्वॉल्व होते हैं, मिलते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सी डिजीज को है, कब से है, नहीं है, उससे बात करते हैं और उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और उसकी डिजीज जो है वो ट्रीट करते हैं। और फार्मासिस्ट जो है डायरेक्ट इससे मिलते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हैं और उसके दवा मेडिसिन जो चल रहा है उसके बारे में पता करते हैं कि वो सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, और जो इकोनॉमिकल है कि नहीं वो मेडिसिन। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो बोला है कि फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, पेशेंट केयर एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका पेशेंट केयर, पेशेंट को मतलब केयर करना, ध्यान देना। और मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो मेडिसिन चल रहा है उसका मैनेज करना, मेंटेन करना। इसमें आ जाता है TDM। TDM क्या होता है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है यह फार्मासिस्ट करते हैं। और दवा को जो इवेल्युएट करते हैं, कोई मेडिसिन हो उसको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद से उसका थेरेपेटिक इफेक्ट चेक करते हैं और मिनिमाइज करते हैं साइड इफेक्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है वो इफेक्ट दे, मेडिसिन जो है इफेक्ट दे, थेरेपेटिक इफेक्ट दे, थेरेपेटिक बेनिफिट्स दे, उसको मिनिमाइज करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट काउंसलिंग। इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, ये जब भी पेशेंट डॉक्टर या फिजिशियन किसी के पास जाता है तो उसका काउंसलिंग किया जाता है। उसके बारे में मतलब एक एक करके इंडिविजुअलाइज मतलब व्यक्तिगत करके उसका काउंसलिंग किया जाता है। तो काउंसलिंग किस तरीके से होता है, तो काउंसलिंग होता है कि जब डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके पास ये डिजीज है, कोई बीमारी है, तो कब से है, इससे आप दवा करवाएं कि नहीं, कौन सी दवा यूज किए हैं, कितने दिन तक यूज किए हैं, क्या रिलीफ मिला, सभी जितनी भी पैरामीटर्स है सभी उस पर रखते हैं। उसके बाद उसको कंक्लूजन करके उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं। उस तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग होता है। अगर उसको ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में एडमिशन कर सके, मतलब एडमिट कर सके, या इसको एक बेड, अगर किसी इस बेड में अगर ये है हॉस्पिटल में एडमिट ऑलरेडी है, अगर इस बेड से इससे एक बेड से दूसरी बेड पे अगर जाना हो या दूसरी डिपार्टमेंट में चेंज करना हो तो उसको ट्रांसफर भी कर सके, या तो उसको ज़्यादा क्रिटिकल डिजीज नहीं है तो उसको डिस्चार्ज भी कर सके, कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो उसको अपना बोलते हैं चलो जाके घर पर ही मेडिसिन लेना। उस तरीके से पेशेंट काउंसलिंग होता है। उसके बाद से क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी लंबे समय से अगर बीमारी है, उसको बहुत लंबे समय से उसको बीमारी है, जैसे हो गया डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, इस सब की बीमारी का अगर लंबे समय की बीमारी है तो उसको मैनेज करना है कि क्या करेंगे, क्या मतलब लाइफ स्टाइल किस तरीका से बिताएंगे कि जो वो क्या होगा कि उससे रिलीफ मिलेगा और उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। उस तरीका से उसको मैनेज करना, वो हो गया क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव हेल्थ प्रैक्टिस। कोलैबोरेटिव हेल्थ प्रैक्टिस में क्या होता है कि हेल्थ प्रैक्टिस जो है सहयोग करता है, और सहयोग करने के बाद से एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कराता है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में होता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं सब एक जगह आकर मतलब मिलते हैं, मिलने के बाद से डिस्कस होता है, डिस्कस होने के बाद से पेशेंट को किस तरीका से हैंडल किया जाए और किस तरीका से बेनिफिट्स पहुंचाया जाए वो डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद से एक अगर उसको चाहिए तो एक सेंटर प्रोवाइड करता है, प्लान करते हैं, और कुछ इम्प्लीमेंट हो उसमें तो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उसी के लिए इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होता है। उसके बाद से पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड राउंड्स। बोला है कि पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड राउंड में क्या होता है कि जब पर भी कोई वर्ल्ड में कोई
हेल्थ केयर रिलेटेड से कोई भी सेमिनार लगता है या कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी मतलब वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड कराता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है और उस डिजीज़ के बारे में, उस थेरेपी के बारे में आइडेंटिफाई करता है और पेशेंट के मेडिकेशन के बारे में भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी वहाँ पे रखते हैं, उससे डिस्कस होता है। उसी को बोलते हैं पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड राउंड। उसके बाद से ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन एजुकेशन क्या होता है कि ड्रग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो उसको एजुकेट करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना उसको, पेशेंट को, वो हो जाता है ड्रग इन्फॉर्मेशन एजुकेशन। इसके अंदर आ जाता है प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन। मतलब प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देना है कि ऑफरिंग एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, और जब पर भी इन्फॉर्मेशन दे तो उस पर एक एविडेंस हो उसका, मतलब एक अच्छा तरीका से ठोस साबुत हो, और टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड न्यू थेरेपीज। बोला है कि जब पर भी उसको इन्फॉर्मेशन दे तो वो एविडेंस बेस्ड हो, और जो ड्रग का इंटरेक्शन हो, साइड इफेक्ट हो उसका, और न्यू थेरेपीज आए, सभी का इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन क्या होता है कि किसी भी डिजीज के बारे में पेशेंट को ट्रेनिंग देना और उसके बारे में एजुकेट करना, वो हो जाता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसके बाद से पेशेंट या किसी भी पर्सन को जो हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल में अगर काम कर रहा है, मतलब हेल्थ रिलेटेड में उसमें काम कर रहा है, तो उसको अच्छे तरीका से प्रॉपर नॉलेज हो उसके बारे में, तो उसी को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना। टीचिंग मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट एज वेल एज अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। जितने भी सारे फार्मेसी स्टूडेंट हो गया, या मेडिकल कोई भी पर्सन हो गया, या हेल्थ केयर या वर्कर्स हो गया कोई भी, उसको जो है अबाउट क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो हो गया, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलता है कि बॉडी के अंदर क्या रोल प्लेज हो रहा है, दवा लेने के बाद से क्या होगा, किस तरीके से होगा, और उसका थेरापेटिक क्या मिलेगा, उसको कितना बेनिफिट्स मिलेगा थेरापेटिक्स, कितना डोज लेने के बाद से कितना थेरापेटिक्स मिलेगा या ना मिलेगा, मैक्सिमम डोज कितना होगा, मिनिमम डोज कितना होगा, सारे बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको एजुकेट करनी चाहिए उसके बारे में। उसके बाद ड्रग यूज एवेल्युएशन एंड रिसर्च। अगर ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको एवेल्युएशन करेंगे और रिसर्च करेंगे, उसके बारे में एवेल्युएट करेंगे क्या चीज से बना हुआ है, किस तरीका से इसका साइड इफेक्ट है, क्या है, ये दवा लेने के बाद से कितना साइड इफेक्ट मिलेगा और कितना सेफ है पेशेंट के लिए, उस पर रिसर्च करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे। क्या बोल रहा है कि ड्रग यूज रिव्यूज, मतलब ड्रग यूज करने के बाद से वो कितना बेनिफिट्स है, कितना बेनिफिट्स मिला, कितना रिजल्ट मिला, वो रिव्यू करना है। उसके बाद से फार्माकोविजिलेंस क्या होता है कि फार्माकोविजिलेंस जब न्यू ड्रग बनता है, उसके बाद से वो इसमें मार्केट में लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद से उसके जितने भी पैरामीटर से सब जांच होते हैं। जांच होने के बाद से उसका देखता है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, कितना वो इम्पोर्टेंट, कितना वह इफेक्टिव है, कितना वो प्रो ड्रग है, उस तरीके से उसको चेक किया जाता है। उसका साइड इफेक्ट कितना मिल रहा है, जितने भी सारे पैरामीटर्स है सभी को वो चेक करते हैं। लॉन्च होने के बाद, मार्केट में लॉन्च होने के बाद से पेशेंट उसको इनटेक करने के बाद से क्या साइड इफेक्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है उसका, वो चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है कि कोई भी ड्रग जब बनता है तो उस पर पहले, सबसे पहले जो पेशेंट इनटेक करने से पहले मार्केट में लॉन्च होने के बाद से उस पर क्लिनिकल रिसर्च होता है। उसके अंदर क्लिनिकल रिसर्च में किसी भी एनिमल्स पे चेक करते हैं, या उस पर कुछ उस पर कुछ पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ के रिसर्च पे। स्टूडेंट को एविडेंस फार्मास्यूटिकल्स केयर प्रैक्टिस, और उस पर कोई भी प्रकार का एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। पब्लिक हेल्थ एंड एडवोकेसी क्या होता है कि पब्लिक के हेल्थ के बारे में और उस पर कुछ आवाज़ उठाए या उसको सपोर्ट करें, उसी को बोलते हैं प्रोमोटिंग रेशनल ड्रग यूजेस। रेशनल ड्रग यूज होता है। रेशनल ड्रग क्या होता है कि ऐसे ड्रग जो जिसके बारे में पता हो कि यह सेफ है, यह ड्रग जो है यूज करने के बाद सेफ होगा और ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, उसको प्रमोट करने में हेल्प करना। इनकरेजिंग एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी पॉलीफार्मेसी। बोल रहा है कि बिना मतलब जिसकी जरूरत ना हो जो मेडिसिन की, वो भी प्रिस्क्राइब करना, बिना मतलब एविडेंस बेस पर प्रिस्क्राइब करना। जब वो हम दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग को एविडेंस होनी चाहिए कि यह डायबिटीज़ है, तो हम डायबिटीज़ की जो है वो ड्रग प्रिस्क्राइब करना है। जो बीमारी ना हो उसका भी दवा प्रिस्क्राइब ना कर दें, उसको प्रमोट करना। उसके बाद से हेल्थ एजुकेशन एंड कैंपेन्स। हेल्थ एजुकेशन एंड कैंपेन्स क्या बोल रहा है कि हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट करना पब्लिक को, और उसके बारे में अवेयर करना, और जो डिजीज़ है उसके बारे में बताना कि कोई भी डिजीज़ अगर न्यू डिजीज़ आई है
तो उसके से किस तरीक़े से प्रिवेंट होना है, किस तरीक़े से बचना है, और उसके अप्रोक्स क्या काम करें जो उससे अप्रोक्स जो है वो बीमारी जो है वो सप्रेस्ड हो जाए। वैक्सीनेशन किस तरीके से करना है, वैक्सीनेट किस तरीके से हो, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेडिकेशन जो है उसके बारे में उसको बताना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब आता है नेक्स्ट आता है पॉलिसी डेवलपमेंट। पॉलिसी डेवलपमेंट क्या होता है कि फॉर्मुलरी मैनेजमेंट। पॉलिसी डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि फॉर्मुलरी जो बना हुआ है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए कोई एक फॉर्मुलरी होता है कि मतलब जैसे हो गया कि एक कैंसर पेशेंट है तो कैंसर पेशेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है वह फार्मूला में इसमें एक फॉर्मुलरी बनी हुई है कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है उसमें। तो वो उसमें ऐसी में इस तरीक़े से मेडिसिन उसमें इंक्लूड हो, इस तरीक़े से उसमें मैनेज किया हो उसमें जो फॉर्मुलरी है कि वह इफेक्टिव हो भी और वह कॉस्ट भी थोड़ा कम हो, उसका कॉस्ट भी कम हो और उसका जो इफेक्ट है थेरापेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा मिले, जो पेशेंट को इकोनॉमिकल जो डैमेज ना कर सके, जो फाइनेंशियल कमज़ोर है उसको मतलब कमज़ोर ना कर सके, उसको कुछ इफ़ेक्ट ना पहुँच पाए। असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल ड्रग फॉर्मुलरीज। कोई भी इंस्टीट्यूशनल भी कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें जो फॉर्मुलरी एक बना हुआ है उसको मैनेज करना। उसका बाद क्या बोला है कि प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस डेवलपमेंट। प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन डेवलपमेंट में क्या बोला है कि कोई भी ट्रीटमेंट करे तो वो प्रोटोकॉल के अंदर ही करें। प्रोटोकॉल हो इस तरीका इस ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है, एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्या गाइडलाइन हो सकता है, कौन सी ट्रीट देंगे, तो वो उसको पर ध्यान दें और उस पर उसको डेवलप करें। उसके बाद की आउटकम्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। की आउटकम्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, हम लोग का क्लिनिकल फार्मेसी मतलब क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा आउटकम्स क्या करेंगे जो सबसे अच्छा आउटकम मिलेगा। तो बोला है कि इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स थ्रू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी। पेशेंट का मतलब आउटकम अच्छा मिले, उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले, रिजल्ट अच्छा मिले, उसको इस तरीका से पेशेंट इस तरीका से ट्रीट करना है कि पेशेंट को मतलब लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है तो इसके पास जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे अच्छा आउटकम मिलेगा। उसके बाद से रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ मेडिकेशंस एरर एंड एडवर्स ड्रग इवेंट्स। मतलब कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई पेशेंट आए उसको कोई भी तरीका से दिक्कत ना हो, कोई मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब ऐसी मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब कर दे जो उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुँचे, और उस तरीका से क्या होगा कि मार्केट खराब हो जाएगा तो पेशेंट दोबारा फिर नहीं आएगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उससे जो उस पर जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और नुकसान हो सकता है उससे। उसके बाद से इन्हांस कॉस्ट इफेक्ट इन्हांस कॉस्ट इफिशियंसी इन हेल्थ केयर बाय मिनिमाइजिंग अननेसेसरी ड्रग यूज। और इन्हांस करना है मतलब इन्हांस करना है कॉस्ट इफिशियंसी, मतलब कॉस्ट कम से कम कॉस्ट ले और हेल्थ केयर से बाय मिनिमाइज करे अननेसेसरी ड्रग यूज करने के लिए। मतलब अननेसेसरी जो जिसका ड्रग का यूज ना हो वो भी ड्रग यूज उससे उसको करवा दे पेशेंट को। इस तरीके से क्या होगा कि उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, उसको ज़्यादा परेशानी होगा। उसके बाद से है कि वो अगर उसके बारे में अगर पता चल गया तो उससे अलग साइड इफेक्ट मतलब अलग उससे ये बन जाएगा, इमेज बनेगा कि मतलब तो फिर उसी के बाद दोबारा पेशेंट नहीं आ पाएगा, तो उससे बचनी चाहिए। उसके बाद से बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एडेरेंस टू द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। बोल रहा है कि अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको जो अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डॉक्टर से और पेशेंट से, मतलब अच्छा अगर बॉन्ड बने तो क्या होगा कि पेशेंट उसके पास आएगा और अपनी बीमारी बताएगा, जिससे प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर और कुछ बेनिफिट्स उठा सकें। ओके, थैंक यू।